हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 के पार्ट 4 को कवर करेंगे बेटा। और इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मतलब इस वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा। पार्ट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना दी है। सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एक दो छोटे छोटे चैप्टर रह गए हैं अपने। बाकी पूरा सिलेबस मैंने अच्छे से कवर किया है बेटा। तो बहुत तेजी से अपना सिलेबस चला रहा हूँ ताकि आपकी टाइम पे तैयारी पूरी हो पाए और अपने को रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से टाइम मिले। ठीक है, तो अब बिना देर किए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बेटा आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बेटा ब्रिटिशर्स ने, है ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब रोड्स, रेलवेज और वाटरवेज। उन्होंने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया, रोड बनवाए, रेलवे बनवाए, वाटरवेज डेवलप किए। तो बेटा ये तो एक कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, कि एक कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया इंडिया में? क्योंकि उन वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो। उनके मोटिव कुछ और थे और उनके मोटिव के ऊपर ही क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। तो अब समझते हैं बेटा कि उनका मोटिव क्या था बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेटा उनका मोटिव क्या था? पहला, टू मोबिलाइज आर्मी फॉर बेटर कंट्रोल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बेटा मान लो बेटा, इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, है ना, बहुत बड़ा देश है। तो ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अगर हमें इंडिया पर ज्यादा साल तक राज करना है तो हमें कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मान लो कि नॉर्थ में रिवॉल्ट हो रहा है ना, नॉर्थ में रिवॉल्ट हो रहा है। तो उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए कि तुरंत वहां पर आर्मी भेजी जाए जहां पर रिवॉल्ट हो रहा है। ठीक है, अब वहां पर तुरंत आर्मी भेजने के लिए हम उनको क्या करना था? कनेक्टिविटी देनी थी कि रोड्स अच्छे डेवलप हो, रेलवेज अच्छे हो, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आर्मी बहुत तेजी से मोबिलाइज हो पाए और उस जगह का बेटर कंट्रोल और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, ताकि वो इंडिया पर ज्यादा साल तक राज कर पाए। ठीक है, तो पहला मोटिव था बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स का, टू मोबिलाइज आर्मी फॉर बेटर कंट्रोल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इंडियन टेरिटरी, ओवर इंडियन टेरिटरी। ठीक है, सेकंड जो मोटिव था बेटा वो था टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिमोट विलेजेस। मतलब बेटा हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स इंडिया को, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करे, किसको? ब्रिटेन को, ताकि वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल की सप्लाई मिलती रहे और वो अपने फिनिश गुड्स बनाते रहे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होने के कारण वो कुछ विलेजेस तक नहीं पहुंच पाते थे। मतलब कि कुछ विलेजेस तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि उन विलेजेस में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां से रॉ मटेरियल निकाल के ब्रिटेन भेजना बहुत मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको और ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई हो। इस वजह से क्या किया, छोटे से छोटे गांव को क्या किया, रोड और रेलवेज की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो क्या चाहते थे, क्या मोटिव था? टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिमोट विलेजेस। मतलब वो उन विलेजेस से भी रॉ मटेरियल निकाल के और कहां पर भेजना चाहते थे?
ब्रिटेन पे पहुंचाना चाहते थे बेटा। उनका क्या मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिमोट विलेजेस। ठीक है, तो बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे उनका मोटिव था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में। ठीक है, चलो आगे समझते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं। ठीक है, चलो बेटा इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या बेटा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्यों बढ़ावा मिला इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बढ़ावा मतलब कि और ज्यादा क्यों फ्लरिश हो गया वो। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये 4 मार्क में क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता कि 4 मार्क्स में आया है या 3 मार्क्स में आया है, लेकिन हम सारे ही क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और अगर मैं डील करूंगा तो कैसे डील करूंगा, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिख दूंगा। ठीक है, कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। उसके बाद हाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोस्टर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेटा इसको कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ब्रिटिशर्स heavily invested in infrastructural development in India during colonial period, and due to this due to this they get access to remote villages। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया और इसकी वजह से उन्हें रिमोट विलेजेस तक भी एक्सेस मिल गई, वो पहुंच पाए। जिसकी वजह से अब क्या हुआ, उन रिमोट विलेजेस में भी ब्रिटिशर्स फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने उन रिमोट विलेजेस में भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया। और इसकी वजह से एंड ड्यू टू दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोस्टर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बेटा थोड़ा और बड़ा चढ़ा के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने थोड़ा लिमिटेड वर्ड्स में लिखा। ठीक है, फिर कंक्लूजन में लिख देंगे कि हेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी देख लो, हाउ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस suffered severely due to infrastructural development during colonial period। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो हमारे छोटे विलेजेस थे उनकी सेल्फ सफिशिएंसी कैसे अफेक्ट हो गई आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बेटा लगभग कंटेंट सेम है, सिर्फ वर्ड्स को घुमा फिरा के पूछा है, तो थोड़ा सा अलग वे में आंसर लिखेंगे। बेटा ये लिखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स कहाँ पहुंच पाए, इंडिया के रिमोट विलेजेस तक पहुंच पाए। और रिमोट विलेजेस में पहुंच पाए जहां पर पहले क्या होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग होता था। मतलब कि वो लोग उतना एग्रीकल्चर करते थे जो खुद के लिए जरूरी है, फूड ग्रेन्स उगाते थे। तो ब्रिटिशर्स वहां पर पहुंचे ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड वहां के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने बाय सबसिस्टेंस टू कमर्शियलाइजेशन। मतलब सबसिस्टेंस टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। इस वजह से क्या हुआ, वो रिमोट विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी अफेक्ट हुई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। डेमोग्राफिक मतलब एक कॉलोनियल पीरियड में इंडिया, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड। ठीक है, कि पॉपुलेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक। मतलब अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ, जो पॉपुलेशन का फर्स्ट सेंसस हुआ वो कब हुआ, 1881 में। पहले मैं पूरा बता देता हूं आपको, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, चलो जो फर्स्ट सेंसस था वो कब आया,
1881 में। सेंसस का मतलब जो जनगणना होती है ना, पॉपुलेशन काउंट करने को क्या कहते हैं, जनगणना। तो वो कब हुआ था पहली बार, 1881 में हुआ था। और क्या स्पेशल है बेटा डेमोग्राफिक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कि मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही क्या थे, हाई थे। मोर्टेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि अगर एक बच्चे ने जन्म लिया है ना, तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई। 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो गई, इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बेटा मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या थे, हाई थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि अगर कोई पर्सन इंडिया में जन्मा है तो वो एवरेज कितने साल जिएगा। बेटा इससे क्या पता लगता है कि कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ठीक है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो ही वो ज्यादा जी पाएगा। तो अगर एक देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मतलब वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट दोनों ही हमारे देश में क्या थे, लो थे। और 1921 को क्या बोला जाता है बेटा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बेटा ऐसा क्यों बोला जाता है ये ध्यान से सुनो। बेटा 1921 से पहले है ना, 1920 बिफोर 1921 हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे। बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करी, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा था और डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। बेटा इससे पहले बर्थ और डेथ रेट दोनों ज्यादा थे तो पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ रही थी। 1921 के बाद क्या हुआ, बर्थ रेट ज्यादा हुआ लेकिन डेथ रेट कम हो गया। इसकी वजह से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। ठीक है, चलो बेटा एक दो पॉइंट और। 1869 में क्या हुआ था, टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1869 में हुई थी। और पहली बार रेलवे कब चली थी हमारे देश में, तो वो 1853 में चली थी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको क्या दे दिया जाता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे मैं बताता हूं आपको, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक में लिखा जाता है टिस्को, एक में लिखा जाता है ग्रेट डिवाइड, है ना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एक ऑप्शन लिखा जाएगा आपका फर्स्ट रेलवे, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको फर्स्ट सेंसस। ठीक है, अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है। तो बेटा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जमाने के लिए, मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, आपको इनको ईयर वाइज जमाना है कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो बेटा अगर ऐसे जमाना है तो इनको अपने को इनकी डेट्स याद रखना जरूरी है। तो टिस्को कब हुआ था, 1869। ग्रेट डिवाइड क्या है, 1921। फर्स्ट रेलवे 1853 और फर्स्ट सेंसस 1881। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर जमाना है तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट रेलवे आई हमारे इंडिया में, है ना। पहली बार रेलवे कब चली, 1853 में। सेकंड पे कौन आ रहा है, 1869 टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड है हमारा फर्स्ट सेंसस, पॉपुलेशन की जनगणना, है ना। जनगणना सबसे पहले कब हुई, 1881। और फोर्थ पे आ जाएगा हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो बेटा इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है, और इस टॉपिक पे सीबीएसई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि एक्सप्लेन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। मतलब हमें कुछ पॉइंट समझाना है कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इंडिया की ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अराउंड आप आंसर लिख सकते हो कि मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी दोनों हाई थे,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट दोनों कम थे, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को क्यों बोला जाता है? तो इन पॉइंट्स के अराउंड आप अपना सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बेटा नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स बेटा लास्ट ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा हर छोटा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नोटेबल स्कॉलर्स में आपको बेटा ये 3 लोगों के नाम याद होने चाहिए। पहला है विलियम डिग्बी, ठीक है, सेकंड है आरसी देसाई, और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी राव। बेटा ये तीनों स्कॉलर्स कौन थे? बेटा ये तीनों इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। ये तीनों कौन है? इकोनॉमिस्ट हैं, जिन लोगों ने, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मतलब कॉलोनियल पीरियड में कुछ अपनी थ्योरी दी थी। तो बेटा ये तीनों स्कॉलर्स आपके लिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए वी राव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्टिमेट दिया था। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट क्या दिया था? मतलब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेट दिया था रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बेटा वी राव ने बताया था कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स मतलब कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है? लेस देन 2% से ग्रो हो रही है। बेटा उस टाइम ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, फिर भी इन्होंने अपने नॉलेज और अपनी रिसर्च का यूज करके, है ना, ये बताया था कि इंडिया की जीडीपी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड 2% से भी कम पे ग्रो हुई, और पर कैपिटा 0.5% के अराउंड थी। ये किसने बताया था? वी राव ने बताया था, ठीक है, कि इंडिया की जीडीपी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कितने परसेंट से ग्रो हो रही है? लेस देन 2% से ग्रो हो रही है, और पर कैपिटा इनकम कितनी है? अराउंड 0.5% से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो बेटा ये था मेरी साइड से पूरा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने सारी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए, विद क्वेश्चन कवर किए, विद पीवाईक्यू कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो बेटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।